सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस वीडियो में सुपरविजन का मतलब क्या है। सुपरविजन का मतलब क्या हुआ कि देखिए, आपको प्लान ऑफिस में रेडी करना है, देन एलिवेशन आरसीसी ऑफिस में बनाना है, देन एस्टिमेट ऑफिस में बनाना है, और ये सब जो भी पेपर वर्क ऑफिस में होगा उस हिसाब से एक्चुअल में साइट पर काम हो रहा है या नहीं, इन चीज़ पर ध्यान देने की जिम्मेदारी एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर आपकी होंगी। तो इसे कहा जाता है सुपरविजन। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं बातें बताऊँगा, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं, बल्कि मेरा इंटेंशन ये है कि जिस करियर को आप अपनाना चाहते हो तो उसमें आपको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना होगा और मार्केट की रियलिटी क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और फिर शांत दिमाग से निर्णय लीजिए। अब देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर आपको साइट पर एज ए इंजीनियर काम करना है, सुपरविजन करना है, तो लीगली अगर आपको सेफ रहना है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा, लेकिन शॉर्टकट में आपको बता दूं कि आपके नगर पालिका या फिर महानगर पालिका में आपको एज अ रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है या फिर एज अ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद ही आप लीगली साइट पर सुपरविजन के लिए काम कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस केस में इसे इलीगल माना जाएगा। और यहीं पर कई इंजीनियर गलती कर देते हैं कि देखिए, डिग्री हो गई, डिप्लोमा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि मैं अभी ऑफिस काम शुरू करूँगा और डायरेक्टली अपने साइट पर कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर सुपरविजन के लिए मैं वहाँ पर काम कर सकता हूँ। देखिए, इसमें दिक्कत कोई नहीं है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, ज़्यादातर लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। इवन नॉन टेक्निकल लोग भी खुद को इंजीनियर बताकर ये काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है अगर कोई क्लाइंट अगर आपसे ये पूछे कि क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, या फिर मैं कहूँगा कि हर चीज़ में अब लीगलाइजेशन लाने की सरकार की या फिर जो भी शासन है उनकी यहाँ पर मैं कहूँगा इंटेंशन है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप इस तरह से आपके करियर को आगे बढ़ाओगे और किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, उससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा नहीं होगा। देखिए क्या है, आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री की है, तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग हो, तो उस केस में अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो उस रजिस्ट्रेशन के लिए, तो क्यों ना किया जाए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1000 या फिर 5000 रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन आप लीगली साइट पर खड़े रह सकते हो। आप ऐसी जगह पर अगर खड़े रहे कि कोई भी आपको वहाँ से अगर हटा दे तो फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि अगर आप किसी करियर को शुरू कर रहे हो तो यही आपने सोचा होगा कि मैं यहाँ पर इमेज भी कमाना चाहता हूँ, पैसे भी कमाना चाहता हूँ और मैं लॉन्ग टर्म में यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो ये गलती कभी भी मत करना कि विदाउट रजिस्ट्रेशन हमने सुपरविजन शुरू कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है और उसके रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, तो क्या अभी आपका काम खत्म हो गया? क्या अभी आप करियर में सक्सेसफुल हो जाओगे सुपरविजन के? नहीं। देखिए दोस्तों, सुपरविजन का जो करियर है, अगर इसे हम डिटेल में देखें तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क है। इसमें हम ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं, जैसे कि प्लान बनाना, 3D एलिवेशन, आरसीसी, ये सब ऑफिस वर्क हम कर रहे हैं, एस्टिमेट बनाना। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमारा जो कॉलेज में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, थ्योरेटिकल नॉलेज, वो यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। और बात अगर हम कर रहे हैं कि सुपरविजन की, साइट पर जाने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि जो आरसीसी है वो ठीक से वहाँ पर इम्प्लीमेंट की है या नहीं, जो एक्सकेवेशन पीट है उसकी जो साइज़ है वो ठीक है या नहीं, बार जो है वो वहाँ पर ठीक से प्लेसमेंट वहाँ पर है या नहीं, जो लेंथ है वो ठीक है या नहीं। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, हाँ ये भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी साइट पर हो रही है, प्रैक्टिकली हो रही है। तो मैं कहूँगा कि इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत है। अब ये ज़रूरी क्यों है, ये आपके लिए डार्क साइड कब बन सकता है? देखिए, अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि ठीक है, मैंने कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं की लेकिन फिर भी मैं साइट पर बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि देखिए, ठीक है, एक दो साइट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि जो ओनर है, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उन लोगों को बातें समझ में ना आए कि क्या आप सही बता रहे हो या गलत। लेकिन वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर खड़ा होता है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस साइट पर कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई ना कोई लेबर होगा, कि जो हो सकता है कि जितने साल आपने पढ़ाई की है उससे भी ज़्यादा शायद हो सकता है कि उस व्यक्ति ने उस फील्ड में काम किया है, फिर चाहे वो लेबर ही क्यों ना हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर क्यों ना हो। तो उस केस में अगर वो व्यक्ति बताएगा कि साहब, मतलब आपके जाने के बाद, साइट पर से आपके जाने के बाद, कि ये जो इंजीनियर ने आपको चीज़ें बताई ये बिल्कुल गलत है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये समझाने में अगर आप यहाँ पर अगर कम पड़ गए कि जो मैंने बातें बताई है वो टेक्निकली प्रूव है, तो क्या होगा, मतलब बेसिकली ये हुआ कि हर साइट पर, ये मोस्ट ऑफ द इंडिया में हर साइट पर होगा
कि जो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर नॉन टेक्निकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इसमें हर कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो जिनकी समझ कम होती है उनका यही इंटेंशन रहता है कि जो भी इंजीनियर है इसे साइट पर से निकाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट होगा वो मैं ले लूँ। बाय द वे दोस्तों, आपको क्या लगता है जो मैंने अभी आपको बताया ये सच है या गलत? तो कमेंट में ज़रूर बताइए। साइट सुपरविजन करते वक्त मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई कॉलम प्लेसमेंट या फिर मैं कहूँगा कि कॉलम में अगर कुछ भी गलती दिखती है तो मैं सीधा कहूँगा कि ये पूरी प्लेसमेंट आप निकालिए और यहाँ पर सही से ये काम कीजिए। तो क्या होगा कि जो व्यक्ति ने काम किया है उसे फिर से एक बार काम करना है तो उसकी तकलीफ बढ़ रही है। तो उस केस में क्या होता है, हर जो नॉन टेक्निकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कोशिश क्या करते हैं कि जो भी इंजीनियर है, साइट इंजीनियर, उन्हें साइट से हटाया जाए और कंप्लीट साइट पर मैं कब्जा कर सकूँ। इसे कब्जा ही मैं कहूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। अब मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, चलो ये तो रहा एक चैलेंज रहा, तो इस पर सोल्यूशन क्या है? देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए तो सोल्यूशन यही है कि आपको जो भी किताबें हैं वो प्रॉपरली पढ़नी होगी। जो किताबें जितनी भी प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिसिंग इंजीनियर के लिए ज़रूरी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सब किताबें आपको पढ़नी ही है अगर आपको अच्छे से इस करियर में आगे बढ़ना है। साथ ही साथ चलो ठीक है, आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो हासिल कर लिया, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो मेरी यहाँ पर सजेशन रहेगी कि आप डायरेक्टली सुपरविजन के लिए फील्ड में मत उतरिए, ठीक है। आपको क्या करना होगा, किसी अदर इंजीनियर के यहाँ, आर्किटेक्ट के यहाँ या फिर इवन बिल्डर के यहाँ आपको सिंपली साइट सुपरविजन के लिए कुछ साल का अनुभव लेना होगा। वो अनुभव जब आपको आएगा तो एक अच्छा सा एक कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा, एक नॉलेज आपको आएगा साइट का। तो उसके बाद आप इन जैसे नॉन टेक्निकल ठेकेदार जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इन्हें आप चुप कर सकते हो, शांत कर सकते हो, वो भी विद प्रूफ, जो कि आपके सक्सेसफुल करियर के लिए बहुत ज़रूरी है इन लोगों को शांत करना। बिकॉज सुपरविजन का डायरेक्ट मतलब यही है कि हमें कॉन्ट्रैक्टर से और लेबर से अपने तरीके से, मतलब जो भी हमने डिज़ाइन की थी उस हिसाब से काम करवाना है। तो इसके लिए ये जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और थ्योरेटिकल नॉलेज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको ऑफिस वर्क भी करना है और साथ ही साथ साइट वर्क भी करना है। तो अगर देखा जाए तो इसमें मल्टीटास्किंग हो रही है। तो उस हिसाब से ये काम जो है मैं कहूँगा कि जब तक कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं होगा, प्लानिंग से लेकर, ठीक है, आपने जहाँ से प्लानिंग शुरू की थी, नक्शा बनाया था, वहाँ से ख़त्म साइट पूरी कंप्लीट होने तक आपको क्लाइंट के साथ ही रहना है या फिर उस काम पर आपको ध्यान देना है। तो उस केस में एक चीज़ आपको समझनी होगी कि इसमें अगर हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो जो पेमेंट होगा वो हमें क्लाइंट से लेना ही है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि चलो ठीक है, अगर प्लानिंग का काम है, 2D प्लान बना रहे हैं, तो वो काम 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो उस केस में अगर आपके पैसे डूब भी गए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर कोई काम आप कम से कम 3 से 6 महीने अगर उस पर काम कर रहे हो और उस चीज़ के अगर पैसे नहीं मिले तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ये फीलिंग अगर आपको नहीं चाहिए, आपको ऐसा नहीं डूबना है ऐसे पैसों के टेंशन में, तो मैं यही यहाँ पर सोल्यूशन दूंगा कि सबसे पहले जो आप ऑफिस वर्क करेंगे, ऑफिस वर्क ख़त्म होते ही या फिर इवन ऑफिस वर्क शुरू होते ही आप 20% एडवांस लीजिए और ऑफिस वर्क ख़त्म होते ही ऑफिस वर्क का 100% आप पेमेंट लीजिए। क्योंकि क्या होता है, लोग क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि हाँ हम सुपरविजन आपको ही देंगे, साइट पर आपको साइट इंजीनियर आपको ही हम अपॉइंट करेंगे और आप क्या कीजिए, हमें जो प्लान ड्राइंग है वो सब चीज़ें दे दीजिए, हम अपना काम शुरू करेंगे तो आपको पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से आपको फंसाया जाता है और बाद में आपको काम नहीं दिया जाता, किसी और इंजीनियर को या फिर किसी और कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है और आपकी जो ड्राइंग्स है उसे फ्री में वहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाता है। तो उस केस को अगर आपको रोकना है तो ऑफिस वर्क का पेमेंट अलग से रखिए। बाद में जब साइट वर्क शुरू होगा उसे आप चाहे तो स्टेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर मैं कहूँगा कि जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर आप मल्टीपल स्टेजेस रख सकते हैं। अब स्टेजेस का मतलब क्या हुआ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपका एक सिंपल सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 50,000 रुपये का अगर आपका साइट सुपरविजन हो रहा है तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि व्हाटएवर जो भी पेमेंट है इसे हम 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ना तो क्लाइंट पर कोई टेंशन आएगा और ना ही आप पर कोई प्रेशर आएगा। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऑफिस का भी पेमेंट कलेक्ट करना है, पहले ही ऑफिस काम खत्म करते हैं, और साइट सुपरविजन का काम जैसे जैसे शुरू है उसी फेज में आपको पेमेंट करना है। क्योंकि साइट वर्क खत्म होने के बाद फिर आप अच्छा काम करके दें या फिर बुरा काम करके दें, वो व्यक्ति अगर उसकी तरफ अगर पैसे आपके पेंडिंग है तो वो आपको पैसे नहीं देगा। यही मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, फिर वो चाहे कितना ही अच्छा आदमी क्यों ना हो। तो इससे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि आप बीच बीच में स्टेजेस डाल दीजिए और वहाँ पर आपका पेमेंट कलेक्ट कर लीजिए।
अब दोस्तों एक चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है जो कि बहुत कॉमन है, इसमें प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, एक चैलेंज ये है, वो ये कि आपने बहुत अच्छी सर्विस दी, आपने बहुत अच्छे ऑफिस वर्क वहाँ पर ड्राइंग वगैरह एस्टिमेट सब चीज़ें दी, देन आपने बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकली साइट को भी हैंडल किया, एज़ पर द ड्राइंग आपने काम भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी साइट पर या फिर ऑफिस में आपके ओनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वो अनसेटिस्फाइड रह सकते हैं। उसका मैं रीज़न आपको बता दूँ क्या है। क्या होता है, जब कोई भी साइट वर्क शुरू होता है या फिर घर का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, तो उस केस में सिर्फ आप 2 लोग इन्वॉल्व नहीं हो, मतलब आप एज ए इंजीनियर और जो ओनर है वो 2 लोग ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कई और भी लोग बीच में आते हैं इस प्रोसेस के दरमियान। जैसे जो ओनर हैं उनके रिश्तेदार, फैमिली, वो भी वहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। देन जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो भी, देन पड़ोसी। तो क्या होता है, ये लोग जो होते हैं, जो आपके ओनर होते हैं, इनके माइंडसेट को डेविएट करने का या फिर मैं कहूँगा कि डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। फिर चाहे वो पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है। अब ये ओनर पर डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से लिया कि शायद इंजीनियर की गलती है, इवन आफ्टर कि आप सही भी हो, तो भी आपको यहाँ पर वो कुछ बातें, मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आप में हो सकती है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि ऐसा अगर हो रहा है, टेक्निकली अगर वो चीज़ें सही बता रहे हैं कि आपकी सच में अगर कहीं पर गलती हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप भी वहाँ पर गलती मान लीजिए और बताइए कि ठीक है मैं ये गलती सुधारता हूँ। लेकिन अगर आपको लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो प्रॉपरली थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली सही है, लेकिन ये लोग जानबूझकर मेरे ओनर को भड़का रहे हैं या फिर डिवेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको झगड़ा नहीं करना है, ना ही ओनर से और ना ही उस थर्ड पर्सन से। आपको सिंपली ओनर को ये कन्विंस करना होगा कि जो हमारा काम हो रहा है वो टेक्निकली किस तरह से सही है। ये चैलेंज मैंने भी फेस किया है, क्योंकि अगर आप इस वे से लेके जाओगे कि नहीं मैं ही सही हूँ, मुझे सब आता है, और आप अगर ओनर को अगर नाराज़ कर दोगे तो आपको आगे काम नहीं मिलेंगे। इवन दो ओनर की गलती है, वो आपको गलत चीज़ के लिए वहाँ पर बातें सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको प्यार से समझाना होगा कि सर ये चीज़ें इस हिसाब से सही है, ताकि क्या होता है, हमारा जो बिज़नेस है, वो भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस माइंडसेट से काम करोगे कि मैंने अभी ऑफिस शुरू कर दिया, मुझे काम मिलेंगे, तो ये नहीं है। सुपरविजन का जो काम होता है या फिर इवन सुपरविजन के बाद भी जो आपका विद मटेरियल के कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, ये सब डिपेंड होते हैं माउथ पब्लिसिटी पर। तो आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात तभी आगे जाएंगी जब आपके क्लाइंट के साथ व्यवहार अच्छा होगा, आपकी जो बातें हैं, कम्युनिकेशन है, वो अच्छी होंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप आपके कम्युनिकेशन को एक प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में रखें और एक समझदारी भरी बात ही उनसे करें, ताकि जो माउथ पब्लिसिटी है वो आपके बारे में पॉजिटिव रहे मार्केट में, जिससे आपको आस पड़ोस के और भी काम मिल सके। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखती है। और इस फील्ड का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है या फिर डार्क साइड है, वो ये है कि देखिए दोस्तों, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, ठीक है, आपको प्रैक्टिकली साइट का कितना भी एक्सपीरियंस हो, इस फील्ड में आपको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एक काम मिला, 2 काम मिला, अब मेरा करियर है जो ब्राइट होगा। एक्चुअल में यहाँ पर आपको खुद भी माउथ पब्लिसिटी के लिए मार्केटिंग करनी होगी, आपकी काम की क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी होगी, और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये काम ऐसा नहीं है कि आपको सिंपली ऑफिस सेटअप करने के बाद या फिर 1-2 साइट कंप्लीट करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हो कि जो चाहते हैं कि मुझे पैसे बहुत जल्दी कमाने हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको फिर इस फील्ड से दूर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका काम किसी को पसंद नहीं आया, तो हो सकता है कि आपको कम से कम 6 महीने से लेकर 1-2 साल तक अगला कोई काम ही ना मिले। तो इस सिचुएशन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। अब दूसरी बात ये कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर पेमेंट की बात, अब देखिए ये जो फील्ड है, अगर इसमें देखा जाए तो अच्छा खासा पैसा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर पेमेंट कम है, क्योंकि इसमें ऑफिस वर्क भी हो रहा है, साइट वर्क भी हो रहा है, पेमेंट के साथ आप एक इमेज भी क्रिएट कर रहे हो और आपकी खुद की, और आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है बिकॉज आप साइट वर्क कर रहे हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि हर एक जो हमारे यहाँ जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर आप देखिए, आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो ये बात आप समझ सकते हैं कि इवन दो उस आदमी का वो सपना है घर का कंस्ट्रक्शन करना, खुद का घर बनाना, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के पास इतना सारा पैसा इकट्ठा नहीं है। हर कोई लोन निकाल कर ही पेमेंट यहाँ पर करेगा। तो उस केस में क्या होता है, मे भी हो सकता है कि आपका पेमेंट जो है वो डिले हो जाए। तो आपको कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों का काम फ्री में करके दीजिए, एक बार अगर आप आपके क्लाइंट को जान लेते हैं तो कहीं कहीं पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपका पेमेंट जो है वो लेट हो सकता है।
तो आप अगर इस माइंडसेट से काम कर रहे हो कि चलो मैंने काम खत्म कर दिया, अब मुझे कल ही पैसे चाहिए, तो ये चीज़ इस फील्ड में नहीं होने वाली है। एक अच्छी बात है कि अगर आप रिलेशन बिल्ड करते हो तो साथ ही साथ आपको और भी काम मिलेंगे, और अगर काम मिल रहे हैं तो ये जो पैसे होते हैं ये धीरे धीरे आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि आपको एक्चुअल में यहाँ पर एक लिस्ट बनानी होगी कि किसका काम पहले करो और किसका बाद में। तो ये समय तभी आएगा जब आप में पेशेंस होंगे और जब आप तैयार होंगे कि कुछ पेमेंट अगर डिले हो रहा है तो उस बैड सिचुएशन को मैं कैसे संभाल सकता हूँ, मैं इसे कैसे संभाल सकता हूँ, इसका मैं आपको मतलब बता दूँ क्या होता है। अगर उस केस अगर आपका पूरा अर्निंग या फिर मैं कहूँगा कि पूरा करियर ही इस चीज़ पर बेस है, सुपरविजन के या फिर ऑफिस वर्क के, तो दिक्कत ये होती है कि हमें किसी और सोर्स से पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपकी ये तैयारी होनी चाहिए कि इन केस अगर मुझे पेमेंट लेट आ रहा है तो उस केस में मैं अपने ऑफिस का जो रेंट है वो कैसे भरूंगा, मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, क्योंकि ये स्ट्रगल टाइम है और ये आपको निकालना ही होगा। तो ये एक डार्क साइड बन सकती है अगर आप अंधेरे में तीर चला रहे हो कि मैंने अभी ऑफिस सेटअप कर दिया, अब मुझे काम ही काम आएंगे, काम खत्म होते ही मुझे पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, आपको रुकना होता है, लेट पेमेंट मिलता है, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा हो और अगर क्लाइंट आपने अच्छे चुने हैं तो आपको पेमेंट ज़रूर मिलेगा। मैं मेरी अगर बात बता दूँ तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद मेरा पेमेंट मिला था, लेकिन मिला था।